खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त में आपके साथ आसिफ रशीद। आज के इस नए प्रोग्राम के साथ, सूरज की नई किरणों के साथ, एक नई दिन के साथ, नई सुबह का आगाज आज के नए प्रोग्राम के शुमारे के साथ करते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। 90 मिनट तक हम और आप साथ साथ रहते हैं। आज भी कोशिश रहेगी कि पहले आप तक खबरें पहुंचे और उसके बाद एक प्रोग्राम भी, चूंकि दिवाली अब ख़त्म हो गई है, लेकिन दिवाली पर वो तमाम लोग या बच्चे जिनका अपना कोई नहीं है, अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे कि वो इस खास मौके पर कैसे रहते हैं, कैसे दिवाली उन लोगों ने मनाई है या मनाते हैं। उस पर हम एक खास प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही साथ पड़ोसी ममालिक की बात करेंगे। चीन से लेकर पाकिस्तान तक ताज़ा तरीन सूरत हाल, अदालतों के फैसले और बरतानिया तक इस वक्त क्यों भारत के हवाले से ज़्यादा बात की जा रही है। इक़्तिदार में बैठने वाला शख्स कौन है और किस तरह के ताल्लुकात अब मुस्तकबिल में उम्मीद की जा सकती है कि बरतानिया के साथ होंगे। क्या स्ट्रेटजी के एतबार से टाइज और इम्पोर्टेंट होंगी, ये सारी चीज़ें आगे चलकर जानेंगे। जम्मू कश्मीर की बात है तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम जाएंगे। शुरुआत हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आज भी हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह नाज़रीन हम जानते हैं, एज पर फॉर्मेट हम दुनिया जहां की खबरें आपके सामने रखते हैं। दुनिया में क्या कुछ बड़ा हो रहा है और अपने जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों में किस खबर पर पहली नज़र रहती है, यह हमारे सलाम जी के में मुद्दा और मकसद रहता है आप तक उससे बाखबर करने के लिए, आपको उससे बाखबर करने के लिए। और आज भी हम कोशिश करेंगे कि मेरे साथी आसिफ रशीद और मैं दोनों मिल के जो मामला आवाम का है, जो बड़ा जिससे आपको बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे आपको बाखबर करें। होली माफी दिवाली, और दिवाली का त्यौहार अब मुकम्मल हो चुका है, कल रात देर गई। लेकिन इस दिवाली के दौरान बहुत कुछ हमने देखा कि सरकार ने बताया था कि इंडेक्स जो है, ग्लोबल इंडेक्स जो है, जो इस वक्त जो इंडेक्स, जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है, वो बढ़ रहा है। और उसके बढ़ने की एक बड़ी वजह, उसको रोकाने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि पटाखे इस्तेमाल ना किए जा सकें। लेकिन हमारे यहाँ एक रिवायत रही है, कहा तो जाता है, अमल नहीं किया जाता है। और आज भी दिवाली के मौके पे पटाखे फोड़े गए। दिल्ली में पाबंदी थी, फिर भी वो धूम धड़ाका खूब सुनाई दे रहा था और पास की रियासतों से ही इंपोर्ट जो है वो पटाखे किए गए थे। और उसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इस वक्त सुबह दिल्ली में 400 से ऊपर हो चुका था। तो ये जो है आने वाले वक्त में जब दिल्ली के आसपास की रियासतों में, आसपास के शहरों में जब पराली जलाई जाएगी, तो उसके बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त ही जो ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका है, तो उस वक्त क्या होगा। और फिर मौसम में, बिजली में कश्मीर पे एक बहरान है जो विंटर्स में शुरू होता हो ही जाता है। आने वाले दिनों के हवाले से भी बताया जाता है कि बिजली का बहरान और संकट बना सकता है कश्मीर में। तो ये क्या सूरत ख्याल रहेगी आसिफ। लेकिन जिस तरह हस्ब फॉर्मेट हम तारीख से आपको रोशनास कराते हैं, आज के दिन दुनिया में अब तक क्या हुआ है उससे आपको बाखबर करते हैं। तो आज तारीख का पहला दिन, और तारीख में आज क्या हुआ है आसिफ बताइए। अमेरिका में पहली बार पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल आज ही के दिन हुआ था। बिल्कुल 25 अक्टूबर की था, बिल्कुल 25 अक्टूबर है आज। और 1870 में पहली मरतबा जो पोस्ट कार्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे अमेरिका के अंदर। साल 1917 में आज ही के दिन पॉलिशिक यानी कम्युनिस्ट व्लादिमीर एल्च लेनिन ने रूस में इक़्तिदार पर कब्जा किया। आज के दिन जिम्मेदारी संभाली, लेकिन बहुत सारे लोगों को हटाकर कई लोगों की इसमें अमवात भी हुई थी जब तक ये जंग चलती रही यहाँ पर। साल 1924 में अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया। 2 साल के उन्हें जेल भेज दिया गया। जबरदस्त मुशक्कत का सामना रहा और आज से ठीक 98 बरस कबल इस वाक़े को अंग्रेजों ने अंजाम दिया। 1940 में आज ही के दिन बिन और ड्यूस ने सीनियर अमरीकी अफवाज में पहली मरतबा पहले अफ्रीकी कमांडर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। यह आज का दिन था 25 अक्टूबर का। 1951 में आज़ादी के ठीक 4 बरस बाद हिंदुस्तान में पहले आम इंतखाबात का आगाज हुआ और इसमें कई अहम शख्सियात जिनका आज़ादी की लड़ाई में बड़ा रोल रहा था, वो यहाँ पर हुकूमत में भी एक बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। साल 1951 में 25 अक्टूबर को आगाज हुआ आम इंतखाबात का। 1960 में पहली इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी न्यूयॉर्क के अंदर मार्केट में आई, यानी जो रिस्ट वॉचेज हैं, जो आप रिस्ट वॉच बांधते हैं, वो पहली मरतबा आज के दिन न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर 1960 में शुरुआत इसकी हुई, जब मार्केट में पहली बार ये देखी गई। 1980 में उर्दू के मशहूर अदीब और शायर साहिर लुधियानी का आज इंतकाल हुआ था। आज ही के दिन, आज उनकी खिदमात को, अदबी खिदमात हैं, उनको याद किया जा रहा है। बिलखुसूस अदबी दुनिया से वाबस्ता अफराद की जानिब से आज पैगामात का सिलसिला भी जारी है। 1980 में आज के दिन वो इस दुनिया को खैराबाद कह गए थे।
और साल 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी लॉन्च किया। आज से ठीक 21 वर्ष कबल तो कंप्यूटर की दुनिया में एक कदम और माइक्रोसॉफ्ट आगे बढ़ा था। ये अहम मालूमात थी आज के दिन के हवाले से भारत और आलमी तारीख में अहम वाक़यात जो आप तक पहुंचाना जरूरी था। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे बिला ताखीर और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। शुरुआत इस खबर के साथ कि एक सीआरपीएफ एहलकार के खिलाफ कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद मामला यहां तक पहुंचा कि अब जाकर अदालत ने भी जरूर इस सीआरपीएफ एहलकार को जमानत दे दी है, लेकिन मामला बड़ा संगीन था जिसमें शायद ही आगे बात बन पाए, शायद मुश्किलात कम हों। उधमपुर जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज यानी सीआरपीएफ का एक कमांडेंट जिसको खातून अफसर को जिनसी तौर हिरासत करने का इल्जाम था इस पर और इसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई या पुलिस बयान जो है इस सिलसिले में उनकी तरफ से कहा गया कि बटल बालिया में तैनात सीआरपीएफ यूनिट की एक खातून असिस्टेंट कमांडेंट ने ये इल्जाम आयद किया था कि कमांडेंट है जो अदालत तक भी जिसका मामला पहुंचा था, सुरेंद्र सिंह राणा, उसे जिनसी और जहनी तौर परेशान कर रहा है, हिरासत कर रहा है। और शिकायत की बुनियाद पर बाद में क्या हुआ कि जो कमांडेंट हैं उनके खिलाफ आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड या ताज़ीरात हिंद कह लीजिए, जिसकी दफा 354A के तहत जबरदस्त पहले तो ये देखा गया कि शायद उनकी नौकरी तक बात पहुंच गई, इस तरह के मामला थे। लेकिन जब 354A लगा तो बात अदालत तक पहुंची, गिरफ्तारी हुई और अब जाकर D354 के तहत भी और 509 यानी जो नापसंदीदा जिनसी सरगर्मी है, अगर आप किसी को जहनी तौर परेशान करते हैं और सामने वाला उस चीज के लिए तैयार ना हो तो तब 509 भी लगता है। इसका खुलासा भी और इसके दलाइल भी इसके तहत वकील की तरफ से अदालत के अंदर रखे गए। लेकिन इस कमांडेंट को यानी अपने ही लेवल की एक बटल बालिया के अंदर तैनात जो सीआरपीएफ यूनिट की खातून एहलकार थी उसके खिलाफ इस तरह के इकदाम का इल्जाम था। और अब इस मामले में पेशरफ्त ये हुई है कि सीआरपीएफ का ये जो कमांडेंट था वो गिरफ्तार हुआ था, जमानत पर फिलहाल रिहा कर दिया गया है। मामले में फिर सुनवाई होगी और अदालत से जमानत करवाई छोड़ दिया गया। लेकिन एसएसपी का जो बयान है वो बताता है कि मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है, यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालत से थोड़ी सी राहत इस एहलकार के लिए जरूर है जिसने अपने लेवल की एक खातून अफसर को परेशान किया था। सर देखिए, बिल्कुल ये मामला जो है, जो हम इससे कहेंगे कि हमारे यहाँ जो अफसरशाही है वो भी मामला बहुत संगीन मामला है और इस संगीन मामले में मौजूदा अदालत को ज़रूर इस सभी पहलुओं को देखना चाहिए और जो तहकीकाती इदारे वो पूरी तरह से इस मामले में नज़र रखें, क्योंकि एक खातून अगर कहीं पे जॉब करती है तो उसके मामला भी है। और साथ साथ में अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि हर पहलू को दोनों तरफ से देखना चाहिए, खातून का मामला भी और उसके साथ साथ सीआरपीएफ का जो कमांडेंट का मामला है, दोनों को देखने की ज़रूरत है। इसको सही तौर पे जांच करने की ज़रूरत आसिफ। ये बड़ा मामला है और इस बड़े मामले के साथ साथ अब ज़रा हम दूसरे मामले पे चलेंगे। ये उधमपुर का मामला, लेकिन दूसरा मामला जो है हमारी सेहत का मामला। आपको आसिफ याद होगा 2 दिन पहले ही हमने सुबह इसी प्रोग्राम में अपने बताया था कि जो सरकार की प्रधानमंत्री जो सेहत स्कीम है उसका जम्मू कश्मीर में सही तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ख़ास तौर पे तब मैंने मिसालें दी थी और बताया था कि श्रीनगर के खैबर अस्पताल में जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो श्रीनगर का जो अस्पताल है, खैबर अस्पताल है या दूसरे जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो सेहत स्कीम के तहत डायलिसिस पेशेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी बड़ी वजह जब हमने उनसे बात की थी उन्होंने बताया था कि सरकार जो है, जो आयुष्मान भारत महकमा है जो ये सब कुछ चलाता है, उनके पास करोड़ों रुपए हैं इसके। और उसमें कहीं ना कहीं जो पिछले अफसर जो वहाँ के कमिश्नर थे, जो दूसरे एमडी वगैरह थे, उनका क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे पैसा लिया है, उनके हमें बताया गया कि पैसा सरकार ने दिया, लेकिन उन्होंने उसके जो हेड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए। एक पैसा एक सील के लिए आया, दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी बनाई। और बहुत से लोग उसमें तहकीकात का मुतालबे की बात भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की जो स्पेशल स्कीम है, ये पूरे मुल्क के लोगों को, बीमारों के लिए एक बड़ी स्कीम है और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है जम्मू कश्मीर में। और जो पिछले कमिश्नर का टेन्योर है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। तो यही मामला आज भी था और आज इसी मामले को लेकर सरकार ने कश्मीर में बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे और उसी सवालात के बीच में हम आज
हिलाल हंजूरी के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ सिचुएशन है और क्या पिछले कमिश्नर से लेके आज के डायरेक्टर तक इसमें कौन जिम्मेदार है पैसे फंड ट्रांसफर। आपसे बहुत शुक्रिया हिलाल। आपसे हम एक सवाल सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये श्रीनगर के जो अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल खासतौर पे, ये आयुष्मान भारत, गोल्ड कार्ड वगैरह की स्कीम को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि पास उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे खैबर की मिसाल दे दें, खैबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बता रहा है मेरा 1.5 करोड़ रुपया पिछला बैलेंस है। तो ये सभी अस्पतालों का 1.5 करोड़ बैलेंस है, ये बाकी अस्पतालों का भी है तकरीबन 1.5 करोड़। देखिए, चूंकि जो सेहत स्कीम है एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत हर खानदान को या हर फर्द को 5 साल की मुद्दत के लिए 1 साल की मुद्दत के लिए 5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो किया जाता है, और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गोल्डन कार्ड दिया गया और सरकार की जानब से हर किसी फंक्शन के अंदर, हर किसी तकरीब के अंदर इसके बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं, और इस हवाले से अपनी निस्बत, सरकार की अचीवमेंट्स की निस्बत बहुत खुशनुमार भी किया जाता है। लेकिन सेहत कार्ड जम्मू कश्मीर के अंदर पहले 16 श्रीनगर जो कि गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, वहां पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ल्यूकीमिया के कई सारे जो अमराज हैं या जो अद्वियात हैं वो इस हेल्थ कार्ड के जरिए आप हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स की डिटेल्स हैं जो ब्लड कैंसर में मुब्तला थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सेहत कार्ड पर अद्वियात हासिल नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, अब पेशेंट्स ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ प्राइवेट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थे जिन्हें इस दायरे के अंदर लाया गया था और उन्हें इस चीज के लिए डेजिग्नेट किया गया था कि कोई भी पेशेंट या इन प्राइवेट हॉस्पिटलों के जरिए या इन प्राइवेट हॉस्पिटलों पर सेहत कार्ड, गोल्डन कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज मुआवजा हासिल कर सकता है। साल 2018 के बाद 3 साल बीत जाते हैं और जिस हेल्थ इंस्टीट्यूशन का जो कि प्राइवेट सतह पर जब हम कश्मीर के अंदर देखते हैं, श्रीनगर के अंदर देखते हैं तो बड़ा हॉस्पिटल है, उनका वहां पर जो पेशेंट्स जाते थे खासतौर पर डायलिसिस के लिए, उनका कहना है कि वो यहां पर इलाज मुआवजा हासिल कर रहे थे हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करके, लेकिन अब उन्हें वहां पर इस हेल्थ कार्ड को एड्रेस नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। और जब हुकाम के साथ बात करते हैं इस हवाले से, ज़राअत के हवाले से जो हमें हुकाम ने बताया है, और उन्होंने कहा कि जब उनकी मियाद, जो उनका एग्रीमेंट था, जब वो खत्म हो गया, हालांकि उनके पास बहुत सारा पैसा अभी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है जो सरकार ने अभी तक अदा नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 कि जो एग्रीमेंट था जब वो एक्सपायर हुआ, हमने सरकार की नोटिस में वो एक्सपायरी जो माहदा था वो पहुंचा दिया, लेकिन सरकार ने उसके बाद उसे रिन्यू करने के हवाले से कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई। यानी अगर यहां पर भी देखा जाए तो सरकार के एंड से ही प्रॉब्लम है। एक तो पैसा पेंडिंग है और निजी हॉस्पिटल को बहुत सारी चीजें उठाने भी होती हैं, और दूसरा ये कि जो महादा था वो रिन्यू नहीं हुआ, वो एक्सपैंड नहीं हुआ। नतीजा ये है कि अब पेशेंट्स को सफर करना पड़ रहा। हालांकि ये एक हॉस्पिटल की कहानी अभी सामने आई है, हो सकता है और भी हॉस्पिटल्स की कहानियां इसी तरह की हों, लेकिन फिलवक्त तक एक हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है वो इस तरह जाहिर हो रही है कि उनका माहिदा खत्म हो चुका है और अब वो उसको आगे एक्सटेंड तब तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें उसका पैसा नहीं मिल सकता है जब तक ना उनका मादा एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा हिलाल, इस सारे मामले में डायलिसिस के पेशेंट्स काफी ज्यादा हैं, वो शिकायतें कर रहे हैं कि उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वो श्रीनगर या बाकी हिस्सों में आते हैं इलाज मुआवजे की गर्ज से। उनके पास क्या ऑप्शन है फिर, अगर सरकारी तौर पर, सरकारी सतह पर ये इतने बड़ी परेशानी बन रही है? अल्लाह भरोसे। देखिए आसिफ, से सिर्फ डायलिसिस की बात नहीं है, बहुत सारे अमराज हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला है और सरकारी हॉस्पिटल पहले ही काफी सारा रश है, और अब जब से इन को भी सिग्नेट किया गया था तो उससे उस रश पर भी असर पड़ा था और पेशेंट्स को भी किसी हद तक रिलीफ हुआ था, कोई शक नहीं है। लेकिन जब इस तरह की पेचीदगियां आ जाती हैं तो फिर पेशेंट्स ज्यादा सफर करते हैं, उन्हें वापस उन्हीं हॉस्पिटल्स को जाना पड़ेगा जो सरकारी हॉस्पिटल है, और वहां पर उन्हें अपनी बारी का वेट करना होगा कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनकी डेट लगेगी, तभी जाकर वो आ सकते हैं। सिर्फ डायलिसिस की बात नहीं है बल्कि और सारी बीमारियों का भी जब हम जिक्र। हिलाल, सबसे सामने बड़ी परेशानी कश्मीर में इस वक्त डायलिसिस है, और कश्मीर में मैं खैबर के पास साथ बात कर रहा था कल शाम को, उनके पास लगभग 20 से करीब डायलिसिस यूनिट्स हैं। वो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करेंगे, उनके पास पेशेंट आएगा वो उसका करेंगे, लेकिन सरकार जो है उनको डिसएम्पैनल किया, और डिसएम्पैनल उनका कहना है कि इसलिए किया कि हमने पैसे अपने मांगे, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो अगर आपने ज्यादा किया तो आपको डिसएम्पैनल करेंगे, या अब ये सरकार उनकी बात। लेकिन आमतौर पर मैं
जिससे भी बात करता हूँ हायर अप्स में, वो कहते हैं कि पिछले कमिश्नर ने फंड्स वगैरह जो है जो इसके लिए आए थे वो डाइवर्ट कराए, हेड ट्रांसफर कराए। अब उस कमिश्नर को ये सब सरकार ने देखा तो उनको ट्रांसफर कर दिया, आवाम परेशान हो जाए। सरकार जो है उन्होंने उस कमिश्नर, उसको डायरेक्ट जो एमडी है उसको दूसरे महकमे में कर दिया। आवाम को क्या वाकई में इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर जो है फंड्स डाइवर्ट करे और लोगों को परेशान करे। देखिए, जम्मू कश्मीर है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चेयर है, एक चेयर होती है, कोई शख्स नहीं होता। एक चेयर को ये सारी जो मसला है या जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस कर देना चाहिए। अगर जो पुराना कमिश्नर चला गया, नया कमिश्नर आ गया, तो एक चेयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू को एड्रेस करे। और दूसरी बात यह कि हेल्थ रिलेटेड इशू है और किसी चीज का वेट नहीं कर सकता है। और हेल्थ के अंदर जो फैसिलिटीज है, मुझे लगता है कि उसको अवील करने में जितनी आसानियां हो, चाहे वो प्राइवेट स्तर पर हो या गवर्नमेंट स्तर पर हो, क्योंकि मैं इस चीज के हम गवाह हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट स्तर पर उतनी आसानी से ये फैसिलिटीज अवील नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी काफी सारा रश होता है, काफी सारा काम होता है। तो इस वजह से हर किसी की ये बस की बात नहीं है कि वो वहां पर जाए। और इस हवाले से अगर सेहत कार्ड के जरिए ये बेनिफिट्स एक आम नागरिक को, एक आम मरीज को थे, तो अगर इससे बाहर रखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर इस मामले को एड्रेस नहीं किया जाता है सही वक्त पर, तो ये वाकई बदकिस्मती की बात है और उन अचीवमेंट्स पर भी कारगर है जो सरकार हर वक्त अपने नाम गिनती है। बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, जिस तरह इस मामले में हमें गौर से देखें, लेकिन दो चीज़ें हमें सरकार को बतानी चाहिए। एक तो कि जो पिछले एमडी या जो कमिश्नर थे उन्होंने फंड्स जब ट्रांसफ़र किए, अब वो बिजली डिपार्टमेंट में बताया जाता है चले गए, वहाँ पर भी यही हाल करेंगे। पिछले फंड्स ट्रांसफ़र किए, नया जो कमिश्नर, नया एमडी वहाँ पर आता है, उनसे जब बात की है वो कहती है आई विल लुक इनटू द मैटर। और ये लुक इनटू द मैटर साहब जाहिर है ये बड़े लोग हैं, वाइट कॉलर हैं, और ये इनका कौन क्या कर सकता है ये आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सवालात के बीच में सरकार ने, जम्मू कश्मीर में सरकार इस मामले पे गौर करे कि वाकई अगर जो प्राइवेट अस्पताल से उनके करोड़ों रुपए के पैसे क्यों बकाया है, क्यों वो पैसा अगर दिल्ली से आया है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने दिया है, आपने फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए, आपने डाइवर्ट कर दिए, तो किस खुशी में कर दिए, ये एक बड़ा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यही है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जिस तरह परसों भी हमने बताया कि 6-6 महीने डेट मिलती है, डायलिसिस के 20 जो यूनिट्स थे, एक दिन में 20 यूनिट वाले अस्पताल में कम से कम 40 पेशेंट्स का डायलिसिस हो जाता। दूर दराज के इलाके के लोगों को फ़ायदा मिलता, गरीब लोगों को फ़ायदा मिलता, और मोदी जी की स्कीम से गरीब आदमी को बिना खर्चे के फ़ायदा मिलता। लेकिन इस डायलिसिस अब जो ये मामला सामने आया है, इससे गरीबों का नुकसान होगा, और गरीबों का नुकसान ये पूछने वाली हमारी इंतज़ामिया जो जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की है, वो शायद इस पर नहीं पूछेगी। और हमारे सरकारी अस्पतालों में भी हम अक्सर देखते हैं कि 6 महीने की तारीख, वहाँ पे ये सब चीज़ें, और ये वही डॉक्टर वही सर्जरी बाहर जो है वो दिन में 4 करता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में बिल्कुल 5 से 6 महीने तक डायलिसिस के पेशेंट के लिए, जिसको हर हफ्ते हर महीने की जरूरत होती है, तो वहां पर परेशानी तो उनके लिए बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि सरकारी आदादोशुमार मौजूदा वक्त में यह है कि 70 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक हेल्थ कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं। अब हेल्थ कार्ड्स हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है, लेकिन कोई रोग लगता है तो क्या ये आरोग्य स्कीम रोग को खत्म करने में सही साबित होगी? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों का इलाज होता है, लेकिन जहां परेशानियां हैं वहां कोई अगर लापरवाही है या कोई कमी है तो वो सरकारी सतह पर, जैसे एक एग्जाम्पल हमने एक अस्पताल के आपके सामने रखी, उसकी खुद की परेशानी है, मजबूरी है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, अद्वियात है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो फंडिंग की सबसे बड़ी परेशानी है वो सरकारी सतह पर पीछे से कमी महसूस की गई है, जिसका खमियाजा लाखों मरीज आगे भुगतेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट है ये डाइवर्ट जो फंड्स हुए हैं आसिफ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों डाइवर्ट हुए फंड्स, जिस तरह इल्जाम लगाया जाता है, क्योंकि बहुत से अस्पतालों से हमने बात की, हमने कहा क्यों हुआ, उन्होंने कहा कि पैसे हमारे डाइवर्ट हो गए। तो ये पैसे जो डाइवर्ट, कोशिश इसमें हमारी ये भी रहेगी कि कंसर्न्ड अस्पताल से और कंसर्न्ड महकमे के जिम्मेदारान से बात की जाए और इसमें उनसे भी जवाब लिया जाए, क्योंकि उनका वर्जन भी बहुत ज़रूरी है। इसमें इल्ज़ामात बहुत सारे हैं, हो सकता है कि उस पर जवाब मौसर तरीके से देने में इंतज़ामिया कामयाब भी हो। अब बात महकमों की हो रही है तो आगे बढ़ेंगे। बात सिर्फ सेहत की नहीं है, बात यहाँ बिजली महकमे की करते हैं, और बिजली महकमे ने भी एक और प्लान तरतीब दे दिया है, कमर कस ली है, और सरमा से कबल ही आपको एक बुरी खबर सुना दी है। बुरी खबर यह है कि आने वाले दिनों के दौरान परेशानियां बढ़ेंगी, और परेशानियां माजी की तरह इस बार भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि बिजली का नया शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है, और अगले महीने से बिजली में जो कटौती होनी है, जिस हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए था, वो शेड्यूल तैयार करके सामने रख दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि अगर लोग यानी अवाम अक्लमंदी का सबूत दे,
डिपार्टमेंट ये एक तर्क दे रहा है सनम कि अगर आप बिजली कम इस्तेमाल करेंगे तो कटौती कम होगी, अगर ज्यादा इस्तेमाल होगा तो फिर वही हाल जो लास्ट ईयर विंटर्स में था। ये आसिफ यहाँ पे भी ये अलमिया है, बिजली की कटौती अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल जो उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, किसी अखबार में किसी टीवी में कोई एडवर्टाइज नहीं दिया कि कितने बजे आपकी बिजली जाएगी। बिल्कुल अनशेड्यूल बिजली जो है कट्स चल रहे हैं और हर जगह साहिल भी हमारे साथ हैं और भी डिटेल्स वो बताएंगे, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से क्या है 4, 6, 8 घंटे कितना होंगे डिटेल वाइज वो बताएंगे। साहिल तफसीलात पहले बताइएगा, जो ताज़ा शेड्यूल जारी हुआ है पहले उसमें क्लियर बताइएगा जरा क्या क्या कहा गया है। हाँ बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में विंटर्स शुरू होते हैं, सर्दियों का मौसम शुरू होता है, तो यहाँ पर जो बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ बिजली की कहें हम आसमांचोली शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। हालांकि पिछले साल कहा गया था कि इसमें बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन वही चीज देखने को मिली थी। और इस साल तो पहले ही उन्हें जो डिपार्टमेंट है उन्होंने आगाह कर दिया है कि इस साल जो है आपको कटौती देखने को मिलेगी, यानी आपकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और अब ये बताया गया है कि इसमें जो है कर्टेलमेंट जो शेड्यूल है वो जल्द ही यानी अगले महीने जो है उसके दूसरे हफ्ते में आ जाएगा, और उसके हिसाब से फिर जो है आपको कर्टेलमेंट देखना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मीटर्ड इलाके हैं जहां पर मीटर लगे हुए हैं वहां पर आपको दिन में 4 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और जो नॉन मीटर्ड इलाके हैं वहां पर आप 6 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा लोगों से भी उन्होंने कहा है कि अगर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कर्टेलमेंट है, जो कट्स हैं वो ज्यादा नहीं होंगे, तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। और ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो अभी तक जो अवेलेबिलिटी है डिपार्टमेंट की तरफ वो जो है 1300 मेगावाट्स है। जो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबिलिटी है इस वक्त पावर की वो 1300 मेगावाट है। लेकिन अगर हम जरूरत की बात करते हैं, अगर हम डिमांड की बात करते हैं, जैसे ही विंटर्स आते हैं तो करीबन 2000 के आसपास जो है डिमांड चली जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए ये कर्टेलमेंट जो है रखे गए हैं। हालांकि डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि इसकी भरपाई करने के लिए जो सेंटर है उनकी तरफ से जो मजीद उन्हें मेगावाट्स मिलते हैं वो अलॉट होते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर माकूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी वो लेने के लिए यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं है, उस पर काम चल रहा है। और वहां से अगर मिलता है तो उसको लेने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके चलते अभी फिलहाल जितना भी इनको मिला हुआ है जो 1300 मेगावाट्स हैं उसी से काम चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये पावर कट्स जो है हमें देखने को मिलेंगे विंटर्स में। और ये इसी तरीके से चलेगा जब तक ना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो जाए। ये जो ऑफिशियल्स हैं पीडी डिपार्टमेंट के उनकी तरफ से है। हालांकि अभी विंटर स्टार्ट ही नहीं हुए हैं और वादी कश्मीर में जो है पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं, और जगह जगह से लोग शिकायतें करते नजर आ रहे हैं कि पावर कट्स की वजह से उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और विंटर्स की जैसे ही विंटर्स दस्तक दे रहे हैं और बर्फबारी शुरू हो जाएगी, उसमें अगर पावर कट्स देखने को मिलते हैं तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की परेशानियां जो हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं। साहिल, चलते चलते जरा हमें ये भी बताइए, घरों में खवातीन खास तौर पे किस तरह से दुआएं देती हैं जब ये कट्स लगते हैं, कुछ अंदाजा है? देखिए, आज जमाना तो इस तरह की हो चुका है कि अब पावर के बगैर जो है सांस लेना भी मुश्किल हो गई है। अस्पतालों की बात करें या घरों की बात करें, जो भी कोई डिपार्टमेंट है या जो भी कोई इदारा है वहां पर पावर जो है लाजमी होता है। और खासकर घरों में जब ये कट्स लगते हैं तो खवातीन से इस तरह से आपने कहा तो बड़ी दुआएं मिलती हैं और बड़ा वो है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, बहुत शुक्रिया तफसील फराहम करने के लिए। इन शॉर्ट ये बताएं कि मीटर्ड और नॉन मीटर एरियाज, क्योंकि 2 कैटेगरीज इस डिपार्टमेंट की तरफ से बना दी जाती हैं, उसी हिसाब से इस बार जो कहा गया है कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स के इस्तेमाल के साथ ही बिजली की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसके इजाफे की वजह से पिछले साल जिस तरीके से कटौती देखी गई थी, पिछले कुछ दिनों के दौरान भी कटौती का सामना है। दूसरा, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेट के जिम्मेदारान ये भी कहते हैं कि अगले माह के दूसरे हफ्ते से बिजली की सप्लाई में मजीद कमी होगी। मीटर्ड वाले इलाकों में तकरीबन 4 घंटे और नॉन मीटर्ड एरियाज में 6 घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती होगी। लेकिन ये बिजली की तलब जो है ये
इसमें इजाफा कितना होगा ये भी बहुत हद तक मुनसर करेगा अवाम पर कि वो किस तरीके से करती है। आसिफ, दूसरी बात सरम इसमें जो कहा गया है कि अगर लोग ताउन करें तो जो रजिस्टर्ड लोड है उससे ज्यादा बिजली तो नहीं दी जा सकती, लेकिन यह जरूर है कि अगर कहीं पर जरूरत पड़े, डिपार्टमेंट महसूस करता है तो उस हिसाब से होगा। दिसंबर से बिजली की कमी का नया शेड्यूल भी जारी होगा और बिजली की मांग में मजीद इजाफा होगा, लेकिन कवायद के मुताबिक जो मीटर्ड वाले एरियाज हैं उनमें 24 घंटे बिजली की फराहमी डिपार्टमेंट यकीनी बनाएगा, यह जरूर वादा किया गया। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी उन्हें जरूरी हिदायत हैं। और दूसरी, बिजली की कमी का शेड्यूल बना रहे जो 2 हफ्तों के अंदर जारी होगा। उसके बाद दिसंबर में, जनवरी और फेब में क्या सिचुएशन रहेगी, दिसंबर में आपके सामने तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट अपने आदादोशुमार बता रहा है कि पीडीडी के पास 1300 मेगावाट बिजली दस्तयाब है, लेकिन सरमा के दौरान यह तलब जो है वो 2000 मेगावाट तक सनम पहुंच जाती है। बिल्कुल आसिफ, देखिए सबसे बड़ा अलमिया उस मुल्क का, उस रियासत का, उस जो यूटी का क्या होगा जिसके अपने वाटर रिसोर्सेज है, जहां खुद बिजली बनती है, लेकिन उसके बाद वो बिजली के लिए दर बदर भटकता रहता है। और फिर सबसे इतनी बड़ी बात है, हमारी सरकारें बड़े दावे करती है, हमने ये प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, यहाँ पे ये किया, रिपोर्ट्स बहुत बनाई है, लेकिन 1300 मेगावाट से पिछले 5 साल हम कहेंगे सरकार आगे नहीं बढ़ सकती कि वो 2000 मेगावाट की कैपेसिटी रख सके कि वहाँ पे बिजली जमा हो सकती है, उतने रिसीविंग स्टेशन बना सके ये जम्मू कश्मीर में। और फिर सबसे बड़ा दूसरा अलमिया ये भी है, मैं बताऊँ आपको कि कश्मीर में सरकार कहती है कि आप बिजली का गलत इस्तेमाल ना करें। भाई ठंड लग रही है, बर्फ़ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तो उसमें क्या वो बिजली का इस्तेमाल नहीं करेगा, कैसे अपने आप को गुजारा करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस बताया जाता है कि बिजली का गलत इस्तेमाल कहाँ पे होता है। गलत इस्तेमाल सरकार के बिजली के खंभे पे होता है, जहाँ सरकार ने बिजली का बल्ब तो लगाया लेकिन उसको वो ऑन ऑफ का स्विच नहीं लगाया है। गलत इस्तेमाल तो सरकारी दफातर में होता है, जहाँ मीटर्ड नहीं है वो सरकारी दफातर, जहाँ कई सालों से बिजली का बिल नहीं दिया गया है। आम आदमी इस तरह के सवालात अवाम के हमेशा से रहे हैं। और इस बार डिपार्टमेंट, इस बार क्या, पिछली बार भी बयान आया था इस बार कि डिमांड और सप्लाई का जो फर्क है इसको दूर करना तो बाद की बात, लेकिन जो बड़ी परेशानी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा अगर कम है तो ये कैसे हम संभालेंगे कि पूरी यूटी के अंदर इस कम वाले ढांचे पर ज्यादा बिजली दे सके। ये डिपार्टमेट भी खुद एक्सेप्ट करता है इन चीजों को। बहरहाल होप्स हो कि इस बार चीजें दुरुस्त हों, बिजली के शदीद बहरान से आवाम को राहत मिले। और अभी सरमा पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहले से शिकायतें आना शुरू हुई हैं और ये रोजाना जो फोन कॉल्स हमें मौसूल होती हैं उनमें भी बातें सामने आती हैं। वक्त अब यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, एक और इलाके की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि वहां पर भी बहुत सारी सहूलियात का फुकदान है जिनमें बिजली भी शामिल है। डिटेल्स बस थोड़ी देर में, ब्रेक के उस पार।